चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद साथियों, सभी को स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब परिवार जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। होमवर्क डाल दिया जाता है पहले, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। क्या नाम है? जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज कहाँ से स्टार्ट था? राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले बताइएगा कि चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हुए थे? वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हुए थे? जय सिंह। ठीक है, कौन हुए थे? जय सिंह। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह। ठीक है, तो बताना है चालुक्य वंश के अंतिम संस्थापक शासक कौन थे? वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए थे? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, जो वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक हुए थे। ठीक है, तो बताना है कि कीर्तिवर्मन, ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या किसने किए थे? दंतीदुर्ग। ठीक है, क्योंकि उसके सामंत थे। वो किसके सामंत थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय जो थे किसके सामंत थे? तो दंतीदुर्ग के सामंत थे। ठीक है, उल्टा, अच्छा उल्टा हो गया ना। दंतीदुर्ग जो है इसके सामंत थे। किसके? कीर्तिवर्मन द्वितीय के। ठीक है, और ये किस वंश के थे? दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसकी हत्या कर, कीर्तिवर्मन की हत्या करके राष्ट्रकूट वंश के स्थापना किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था किसने? दंतीदुर्ग ने। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हुए? दंतीदुर्ग। ठीक है, तो बताना है राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन हुए थे? नहीं, वो तो संस्थापक हुए सर। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक हुए कर्कद्वित। ठीक है, कौन हुए? कर्कद्वित। ठीक है, कर्कद्वित हुए। तो बताइएगा कर्कद्वित की हत्या किसने की थी? तो हम लोग पढ़े थे, कल भी पढ़े थे। ठीक है, तैलप द्वितीय ने। किसने किया था? तैलप द्वितीय ने। ठीक है, तो जो है राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्कद्वित की हत्या किसने किए थे? तैलप द्वितीय ने। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, किसकी स्थापना किया था? कल्याणी के चालुक्य वंश का। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश के। उसके बाद उसी से एक और शाखा निकली थी जिसका नाम था बेंगी के चालुक्य वंश। क्या नाम था? बेंगी के चालुक्य वंश। ठीक है, तो रिवाइज कर लिए पूरा। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश में। ठीक है, तो बताना है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हुए? दंतीदुर्ग, देख लिए हम लोग। और बताना है शुरुआत में इसकी राजधानी कहाँ थी? कर्नाटक। ठीक है, शुरुआत में वे कर्नाटक चालुक्य राजाओं के अधीन थे, तो इसकी राजधानी वही थी। ठीक है, और बाद में जो है इसकी राजधानी मानेखेत हुई। कहाँ हुए? मानेखेत। ठीक है, तो राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ हुए? मानेखेत। ठीक है, जो सोलापुर के निकट है। किसके निकट? सोलापुर के निकट। ठीक है, अगला बताइएगा कि राष्ट्रकूट वंश के कुछ शासक हुए थे, तो प्रमुख शासक के नाम बताना है आप लोग। इसमें सीक्वेंस से है जो भी है। ठीक है, तीन गो कृष्ण है। हाँ, 3 गो कृष्ण है। उसके बाद देखिए, पहला था कृष्ण प्रथम। ठीक है, पहला था कृष्ण प्रथम, उसके बाद ध्रुव, उसके बाद ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय। ठीक है, कौन हुए? गोविंद तृतीय। ठीक है, उसके बाद अमोघ वर्ष। ठीक है, कौन हुए? अमोघ वर्ष। उसके बाद कृष्ण द्वितीय। बहुत अच्छा, कृष्ण द्वितीय। उसके बाद इंद्र तृतीय। ठीक है, कौन हुए? इंद्र तृतीय। ठीक है, और उसके बाद कृष्ण तृतीय। ठीक है, तो कृष्ण तृतीय के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले भी। तो बताना आप लोग को कि कृष्ण तृतीय। ठीक है, कृष्ण तृतीय। और क्या नाम था उसका? जो राष्ट्रकूट और चोल के बीच जो युद्ध हुआ था उसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रकूट और चोल के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। इसके पहले हम लोग रिवाइज किए थे। ठीक है, तो तकोलम का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? तकोलम का युद्ध। उसमें जो है कृष्ण तृतीय। ठीक है, थोड़ा सा भूल गए थे। नहीं, तकोलम का युद्ध। कौन सा युद्ध? तकोलम का युद्ध। तो तकोलम का युद्ध कौन से वंश के बीच हुआ था? हाँ, राष्ट्रकूट और चोल। राष्ट्रकूट और चोल। तो राष्ट्रकूट की तरफ से कौन थे? यही थे, कृष्ण तृतीय। ठीक है, कौन थे? कृष्ण तृतीय। और जो है चोल की तरफ से कौन थे? परांकत प्रथम। ठीक है, कौन थे? परांकत प्रथम। ठीक है, तो इसके बारे में पहले भी पढ़ लिए हैं।
अब बताइएगा अगला सवाल कि बताइएगा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कौन सा संघर्ष हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, तो पूछेगा, सवाल आएगा इस तरह से, त्रिपक्षीय संघर्ष किस पर अधिकार करने के लिए हुआ था? तो कन्नौज पर। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष किस पर अधिकार करने के लिए हुआ था? तो कन्नौज पर। तो बताइएगा उसमें से कि राष्ट्रकूट वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? नहीं, ध्रुव। कौन थे? ध्रुव। ठीक है, तो सबसे पहले बताना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किन वंशों के बीच हुआ था? तो पाल, प्रतिहार और गुर्जर। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, और राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, तीन के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पाल, ऐसे याद रखिएगा, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ठीक है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो बताइएगा कि राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो ध्रुव। ठीक है, कौन थे? ध्रुव। वही बताइएगा कि पाल वंश का जो है पाल वंश के कौन से शासक थे जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? धर्मपाल। ठीक है, कौन थे? धर्मपाल। ठीक है, तो पाल वंश के कौन थे? धर्मपाल। वही बताना है कि प्रतिहार वंश के कौन थे जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो वत्सराज। कौन थे? वत्सराज। ठीक है, कौन थे? वत्सराज। ठीक है, और इसमें जो है सबसे अंतिम रूप से विजेता कौन बने थे? प्रतिहार। कौन बने थे? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार। कौन हुए थे? प्रतिहार। ठीक है, अंतिम रूप से विजेता कौन बने थे? प्रतिहार। ठीक है, और सबसे ज्यादा नुकसान भी अगर पूछे तो इसी का हुआ था। किसका? प्रतिहार का। सबसे ज्यादा नुकसान प्रतिहार का। ठीक है, अगला बताइएगा कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है? धारावर्ष की उपाधि मिली थी उसे। किसे? ध्रुव को। किसे मिला था? ध्रुव को। तो धारावर्ष पूछे तो ध्रुव, धारावर्ष, ध्रुव। ठीक है, अगला बताना है कि पल्लव, पांड, केरल व गंग शासकों के संघ को नष्ट कर दिया था किसने? ठीक है, किस शासक ने नष्ट कर दिया था पल्लव, पांड, केरल व गंग शासकों के संघ को? किसने नष्ट कर दिया था? तो गोविंद तृतीय। ठीक है, क्या नाम था? गोविंद तृतीय। ठीक है, किसने नष्ट किया था? गोविंद तृतीय। ठीक है, किसने किया था? गोविंद तृतीय। हो गया। अगला बताइएगा कि आदि पुराण। ठीक है, आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? आदि पुराण के रचनाकार कौन हैं? तो जिनसेन। कौन है? जिनसेन। वही बताइएगा महापुराण के रचनाकार, तो वो भी जिनसेन। ठीक है, तो आदि पुराण, महापुराण, जिनसेन। आदि पुराण, महापुराण, जिनसेन। ठीक है, महापुराण में मतलब है त्रिशिष्ट लक्षण। ठीक है, त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। ठीक है, और एक आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन। ठीक है, अगला बताना है कि गणितासार संग्रह के लेखक कौन है? गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। कौन है? महावीराचार्य। कौन है? महावीराचार्य। ठीक है, वही बताना है अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? तो अमोघ वर्ष। ठीक है, नहीं, अमोघ वर्ष नहीं, सक्तायना। ठीक है, सक्तायना जो किसके दरबार में रहते थे? सक्तायना जो है किसके दरबार में? अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके दरबार में? अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। तो बताना अमोघ वर्ष जो है किस धर्म के अनुयायी थे? हाँ, नहीं, जैन धर्म के। ठीक है, अमोघ वर्ष जैन धर्म। ठीक है, वही पूछे उदायन, तो वो भी जैन धर्म। ठीक है, उदायन जैन धर्म। वही पूछे चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म। ठीक है, हो गया। अगला बताना है कि अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर जीवन का अंत किया था। किस नदी में? तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो अमोघ वर्ष पूछेगा, अमोघ वर्ष से कौन सी नदी संबंधित है? तो तुंगभद्रा नदी। ठीक है, हो गया। अगला बताना है कि राष्ट्रकूट वंश के किस राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में जो है अल-मसूदी भारत आए थे? अल-मसूदी भारत आए थे किस राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में?
तो इंद्र तृतीय, ठीक है। किसके शासनकाल में? इंद्र तृतीय, ठीक है। किसके शासनकाल में? इंद्र तृतीय। वही पूछे अगर किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में अल्मसूदी भारत आए थे? तो महिपाल, ठीक है। महिपाल जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं, प्रतिहार वंश के महिपाल है, ठीक है। वही पूछे अगर धर्मपाल, तो पाल वंश के हैं, धर्मपाल पाल वंश के, ठीक है। हो गया। अगला बताइएगा कि अगला सवाल है कि शांति पुराण, ठीक है, शांति पुराण की रचना किसने की है? शांति पुराण की रचना तो हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि कन्नड़ के त्रिरत्न पढ़े थे ना। एक तो पढ़े थे तमिल त्रिरत्न और एक तो पढ़े थे कन्नड़ के त्रिरत्न। तो कन्नड़ के त्रिरत्न का नाम बताइए तो आप लोग। हाँ, कौन कौन था? हाँ, पौन, रन और पंप, ठीक है। पौन, रन और पंप। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? शांति पुराण, ठीक है। शांति पुराण के रचनाकार जो है पौन थे, ठीक है। कौन थे? पौन, ठीक है। कौन थे? पौन। जो किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। त्रिरत्न है तो कन्नड़ भाषा में, ठीक है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में, ठीक है। तो बताना है कि जो कन्नड़ भाषा के कवि पौन थे वो किसके दरबार में रहते थे? किस राष्ट्रकूट वंश के दरबार में, किस राष्ट्रकूट वंश के शासक के दरबार में रहते थे? नहीं, कृष्ण तृतीय, ठीक है। कृष्ण तृतीय किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय। तो वही पूछे राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन थे? कृष्ण तृतीय। कौन थे? कृष्ण तृतीय। और अगर वही पूछे कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कर्क द्वितीय, ठीक है। कर्क द्वितीय, जिसे किसने हराया था? तैलप द्वितीय ने, ठीक है। तैलप द्वितीय ने। और किस वंश की स्थापना किया था? अभी रिवाइज करवाए पीछे। कल्याणी के चालुक्य वंश, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय, ठीक है। उसने किस राष्ट्रकूट वंश की हत्या किया था? राष्ट्रकूट शासक। तो कर्क द्वितीय की हत्या किया था। किसकी? कर्क द्वितीय की, ठीक है। हो गया। अब बताना है कि एलिफेंटा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा कहाँ है? वहीं पूछे एलोरा, महाराष्ट्र में। एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र में। बताइएगा एलोरा और एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो बताइएगा कि एलोरा और एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। वहीं पूछे कि अजंता कहाँ स्थित है? वो भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। औरंगाबाद में, वो भी महाराष्ट्र में है। तो बताइएगा कि अजंता की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त वंश ने, ठीक है। किसने करवाया था? गुप्त वंश ने। अब बताइए कि एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 34। वहीं पूछे कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं? इससे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं 29। कितने? 29। अगला सवाल है, बताइएगा कि एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। तो तीनों धर्म से, ठीक है। कौन कौन सा धर्म? हाँ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। वहीं पूछे कि अजंता की गुफा किससे संबंधित है? तो केवल बौद्ध धर्म से, ठीक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो बताना है कि गुफा संख्या 11 से 12 और 1 से 12, ठीक है। 1 से 12 कौन धर्म? 1 से 12 बौद्ध धर्म। 1 से 12 बौद्ध धर्म। बताना है 13 से 29 हिंदू धर्म। 13 से 29 हिंदू धर्म। 13 से 29 हिंदू धर्म। वहीं बताना 30 से 34 जैन धर्म। 30 से 34 जैन धर्म। हो गया। अगला बताना है कि बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? गुफा संख्या कौन सा है? 10, ठीक है। गुफा संख्या 10, ठीक है। जैसे विश्वकर्मा गुफा, उसे क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा गुफा, ठीक है। तो गुफा संख्या 10, ठीक है। अगला बताना है कि एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? हाँ, थे से क्या था? थेविनेट, ठीक है। क्या था? थेविनेट। थे से थेविनेट। क्या नाम था? थेविनेट, ठीक है। 17वीं शताब्दी में। कब? 17वीं शताब्दी में थेविनेट ने किया था। हो गया। तो राष्ट्रकूट वंश यहीं पे समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग यादव वंश में। किसमें आते हैं? यादव वंश में, ठीक है। तो बताइएगा कि यादव वंश जो है, क्या हुआ? अच्छा, यादव वंश, ठीक है। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी?
नहीं, देवगिरी। ठीक है, कहाँ थी? देवगिरी। तो बताइएगा देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया था? कौन सर? भिल्लम पंचम। ठीक है, भिल्लम पंचम। पंचम कौन थे? भीलम पंचम। ठीक है, भीलम पंचम यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम महतो। ठीक है, किसने किया था? भीलम पंचम। ठीक है, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम। ठीक है, और इसकी राजधानी देवगिरी। कहाँ थी? देवगिरी। और बताइएगा इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? सिंधम। ठीक है, कौन हुए? सिंधन। ठीक है, सिंधन। कौन हुए? सिंधन। तो यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंधन। ठीक है, कौन हुए? सिंधन। वहीं अगर पूछे यादव वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन हुए? रामचंद्र। कौन हुए? रामचंद्र। तो बताइएगा कि मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर कौन थे? हाँ, अलाउद्दीन का सेनापति। कौन थे? अलाउद्दीन का सेनापति। तो बताइएगा मलिक काफूर ने किस यादव वंश के शासन काल में आक्रमण किया था? रामचंद्र। ठीक है, किसके काल में? रामचंद्र। ठीक है, किसके काल में? रामचंद्र। ठीक है, और जो है मलिक काफूर के सामने ही इसने आत्मसमर्पण किया था। किसने? रामचंद्र ने। ठीक है, तो देवगिरी पर आक्रमण किसने किया था? मलिक काफूर ने। किसने किया था? मलिक काफूर ने। हो गया। चलिए, यादव वंश खत्म होता है, थोड़ा थोड़ा वंश है। ठीक है, तो ये सब फटाफट खत्म होते जा रहा है। अगला बताइएगा कि आते हैं होयसल वंश में। ठीक है, बताइएगा कि होयसल वंश की स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन। ठीक है, किसने किया था? विष्णुवर्धन। ठीक है, द्वार समुद्र के, कहाँ के? द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने। किसने किया था? विष्णुवर्धन ने। ठीक है, बताइएगा कि यादव वंश की एक और शाखा थी जिसका क्या नाम था? होयसल वंश। ठीक है, यादव वंश का ही एक शाखा है, क्या नाम है? होयसल वंश। ठीक है, अगला बताइएगा कि चेन्ना केशव मंदिर, सबसे पहले बताइएगा चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है? बेलूर में। कहाँ है? बेलूर में। ठीक है, बेलूर मठ का नाम सुने हैं ना? कहाँ पे है? कर्नाटक। नहीं, कर्नाटक में नहीं, केरल में है। केरल में है या तमिलनाडु में है? मतलब उधर ही है, साउथ में कहीं पे। अच्छा, देख लेंगे उसको। तो चेन्ना केशव मंदिर कहाँ है? बेलूर में। ठीक है, चेन्ना का केशव मंदिर बेलूर में। ठीक है, तो बताइएगा बेलूर में जो है चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विष्णुवर्धन। किसने करवाया था? विष्णुवर्धन, जो होयसल वंश के संस्थापक थे। कौन थे? विष्णुवर्धन। ठीक है, तो विष्णुवर्धन ने बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और कब करवाया था? तो 1117 में। ठीक है, कब करवाया था? 1117 में। कब करवाया था? 1117 में। अब बताना है कि होयसल वंश का अंतिम शासक कौन थे? होयसल वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो बल्लाल तृतीय। ठीक है, वीर बल्लाल तृतीय। क्या नाम था? वीर बल्लाल तृतीय। ठीक है, वीर बल्लाल तृतीय। ठीक है, तो बताना है कि फिर से जो है मलिक काफूर ने आक्रमण किया था किस होयसल वंश के शासक के समय? तो बल्लाल तृतीय। ठीक है, बल्लाल तृतीय। बल्लाल तृतीय के समय में भी मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। ठीक है, किसने किया था? मलिक काफूर ने। ठीक है, अगला बताना है कि होयसल वंश की राजधानी, होयसल वंश की राजधानी कहाँ हुए थे? द्वार समुद्र। ठीक है, कहाँ थे? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। ठीक है, हाँ। अब आते हैं कदम वंश। कौन सा वंश? कदम वंश। ठीक है, तो इसमें एक ही लाइन है, सिर्फ बताना है कि कदम वंश की स्थापना किसने किया था? तो मयूर शर्मन। किसने किया था? मयूर शर्मन। ठीक है, कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन। बताना है कदम वंश की राजधानी वनवासी। कहाँ था? वनवासी। ठीक है, कदम वंश की राजधानी वनवासी। बस टॉपिक खत्म। ठीक है, तो कदम वंश खत्म होता है। अब आते हैं गंग वंश में। किसमें? गंग वंश में। तो बताना है गंग वंश के संस्थापक कौन थे? ब्रजहस्त पंचम। ठीक है, कौन थे? ब्रजहस्त पंचम। वही बताना यादव वंश के संस्थापक कौन थे? भीलम पंचम। ठीक है, कौन थे? भीलम पंचम। ठीक है, और गंग वंश के संस्थापक
अब वज्रहस्त पंचम, ठीक है, वज्रहस्त पंचम। तो अगर ऑप्शन देगा, ऑप्शन तो इस तरह एकदम ऑटोमेटिक है, देगा ही। हाँ, पूछ देगा कि बताइए यादव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सबसे पहला ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है, वज्रहस्त पंचम। तो गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, कितना जाल बिछा दे, कितना लंबा चौड़ा, फंसना नहीं है, ठीक है, हो गया। तो गंग वंश के संस्थापक कौन हुए, वज्रहस्त पंचम, ठीक है, वज्रहस्त पंचम। अगला बताना है कि काकतीय वंश में आते हैं, ठीक है, बताना है काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे, बीटा प्रथम, ठीक है, कौन थे, बीटा प्रथम, काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, ठीक है। अगला बताना है काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी, काकतीय वंश की राजधानी तो अमकोंड, कहाँ थी, अमकोंड, ठीक है, हाँ, अमकोंड, काकतीय वंश की राजधानी अमकोंड, ठीक है। लेकिन अगर पूछे गणपति ने अपनी राजधानी, ठीक है, कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, अमकोंड से कहाँ किया था, वारंगल, ठीक है, जो फेमस है सबसे ज्यादा काकतीय वंश की अगर राजधानी पूछे तो यही रहेगा, वारंगल, ऑप्शन में यही रहेगा, क्या रहेगा, वारंगल, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, ठीक है। अब बताना है कि काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रताप कौन थे, प्रताप रुद्र, ठीक है, प्रताप रुद्र थे। तो बताना है कि मालिक काफूर को, ठीक है, मालिक काफूर को कोहिनूर का हीरा किसने दिया था, इसी ने, क्या, किसने, प्रताप रुद्र ने, ठीक है, किसने दिया था, प्रताप रुद्र ने। तो बताना, देखिए मालिक काफूर जो थे 3 शासक के समय में आक्रमण किए थे, कौन कौन, पहला रामचंद्र, ठीक है, पहला रामचंद्र, दूसरा, हाँ ठीक बल्लाल देव नहीं था, बल्लाल तृतीय, ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रखें, इस तरह याद रह जाएगा, ठीक है, बाहुबली और बल्लाल देव नहीं है, बल्लाल तृतीय, ठीक है, कौन थे, बल्लाल तृतीय, और तीसरा प्रताप रुद्र, ठीक है। तो प्रताप रुद्र जो है किस वंश के शासक थे, काकतीय वंश, ठीक है, कौन, किस वंश के, काकतीय वंश के अंतिम शासक प्रताप रुद्र, ठीक है, इसी के समय में मलिक काफूर ने आक्रमण किया था, ठीक है, और कोहिनूर का हीरा ले गया था, ठीक है। तो बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान का जो जिम्मा सौंपा था, किसे सौंपा था, मलिक काफूर को, ठीक है, किसे सौंपा था, मलिक काफूर को, हो गया। अब आते हैं पाल वंश, ठीक है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल कौन हुए, गोपाल, ठीक है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन हुए, गोपाल। वही अगर महिपाल दे दे, महिपाल किस वंश से संबंधित है, महिपाल नहीं, प्रतिहार से, ठीक है, किससे संबंधित है, प्रतिहार से, ठीक है। धर्मपाल अगर पूछे तो वो पाल वंश से है, ठीक है, गड़बड़ाना नहीं है अगर पाल रहे तो पाल वंश के सबसे महान शासक कौन थे, धर्मपाल, ठीक है, पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल। बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, धर्मपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, नहीं सर, गोपाल, ठीक है, किसने किया था, गोपाल, ठीक है। वहीं पूछे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तक्ष, ठीक है, राजा तक्ष, ठीक है, किसने किया था, राजा तक्ष ने। वहीं पूछे अगर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, कुमारगुप्त, ठीक है, किसने किया था, कुमारगुप्त ने, हो गया। अगला बताना है कि उत्तरापथ की उपाधि, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसे मिला था, किस पाल शासक को, किस पाल वंश के किस शासक को उत्तरापथ की स्वामी की उपाधि दिया गया था, तो धर्मपाल को, किसे दिया गया था, धर्मपाल को, ठीक है। और किस उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धर्मपाल को किसने दिया था, तो सोडल ने, ठीक है, किसने दिया था, सोडल, ठीक है, जो गुजराती कवि थे, कौन, गुजराती कवि सोडल, गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था, ठीक है, किसको किया था, धर्मपाल को, ठीक है। अगला बताना है कि सोम विहार की स्थापना किसने किया था, सोमपुर में महाविहार, सोम विहार जिसको बोलते हैं, ठीक है, सोमपुर में महाविहार की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने, ठीक है, किसने किया था, धर्मपाल ने, हो गया। अगला बताना है कि औदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था, औदंतपुरी, सबसे पहले पढ़े हम लोग अभी,
कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने। लेकिन वहीं पूछे कि औदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो देवपाल ने। ठीक है, किसने करवाया था? देवपाल ने। ठीक है, हो गया। अगला बताना है कि अभी जो है इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नहीं, जकार्ता नहीं है, न्यू संतारा। ठीक है, उसे चेंज कर दिया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कहाँ था? जकार्ता से पहले कहाँ था? जावा। ठीक है, कहाँ था? जावा। उस टाइम का बात है, प्राचीन भारत में जावा था वहां इंडोनेशिया का। ठीक है, तो कल भी बताया कि जब जो है छोड़िए उसको, हटाइए। ठीक है, सवाल पे आते हैं कि नालंदा, ठीक है, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, तो किसने दिए थे? देवपाल ने। किसने दिए थे? देवपाल ने। ठीक है, तो उस टाइम जो है जावा के शासक कौन थे? शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र। ठीक है, कौन थे? बालपुत्र। ठीक है, शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र। ठीक है, इसी के अनुरोध पर देवपाल ने जो है 5 गांव दिए थे। क्या बनवाने के लिए? बौद्ध विहार। ठीक है, नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए। हो गया। अब आते हैं सेन वंश। कौन सा वंश? सेन वंश। ठीक है, तो बताना है सेन वंश के क्या हुआ? सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। कौन थे? सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। बताना है इसकी राजधानी, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नदिया। ठीक है, नदिया लखनौती। कहाँ थी? नदिया लखनौती। ठीक है, सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती। हो गया। बताना है कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? विजय सेन। कौन थे? विजय सेन। सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन। बताना है विजय सेन जो है किस धर्म के अनुयायी थे? विजय सेन किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म। कौन सा धर्म? शैव धर्म। विजय सेन कौन सा धर्म? शैव धर्म। ठीक है, बताना है कि सेन वंश के प्रमुख शासक क्रमशः कौन कौन से थे? सेन वंश के प्रथम प्रमुख शासक तो विजय सेन। पहला विजय सेन, दूसरा बल्लाल सेन। ठीक है, दूसरा बल्लाल सेन, तीसरा लक्ष्मण सेन, तीसरा लक्ष्मण सेन। ठीक है, विजय सेन, बल्लाल सेन। हाँ, तो बताना है कि दान सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? दान सागर नामक ग्रंथ की रचना विजय सेन ने। किसने किया था? गलत बात, बल्लाल सेन ने। ठीक है, किसने किया था? दान सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने। किसने किया था? बल्लाल सेन ने। वहीं बताना अद्भुत सागर, वो बल्लाल सेन। ठीक है, अद्भुत सागर बल्लाल सेन, दान सागर बल्लाल सेन। ठीक है, लेकिन अद्भुत सागर को जो है कंप्लीट किसने किया था? लक्ष्मण सेन ने। किसने किया था? लक्ष्मण सेन ने। ठीक है, हो गया। देखिए लक्ष्मण सेन जो है कोई शक्तिशाली शासक नहीं थे, लेकिन वो फेमस क्यों हुए थे बताते हैं। बताना आपको कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? नहीं, जयदेव। ठीक है, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव। ठीक है, और जयदेव जो थे वो किसके राज दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। किसके राज दरबार में? लक्ष्मण सेन के। इसीलिए लक्ष्मण सेन जो है फेमस है। ठीक है, क्योंकि गीत गोविंद के लेखक जो थे कौन थे? जयदेव। ठीक है, जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, हो गया। अगला बताना है कि पवनदूत के लेखक कौन है? धोई। ठीक है, क्या नाम है? धोई। पवनदूत के लेखक धोई। वहीं बताना है ब्राह्मण सरवस्त्र के लेखक तो हलायुध। ठीक है, क्या नाम है? हलायुध। क्या नाम है? हलायुध। हम लोग 3 चीज पढ़े अभी, गीत गोविंद, जयदेव। गीत गोविंद जयदेव ज्यादा फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आपको मिला होगा सेट में भी। ठीक है, कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है, पवनदूत धोई, पवनदूत धोई। वहीं बताना है ब्राह्मण सरवस्त्र हल्लायुध। किसने? हल्लायुध ने। ठीक है, तो बताना है कि लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश या मुख्यमंत्री कौन थे? हल्लायुध। कौन थे? हल्लायुध। ठीक है, लक्ष्मण सेन के प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री हल्लायुध। ठीक है,
अगला बताना है कि जो है प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, ठीक है, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर जो शिव का एक विशाल मंदिर है, क्या है? शिव का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवपाड़ा में। कहाँ स्थित है? देवपाड़ा में। तो बताना है देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का स्थापना किसने किया था? विजय सेन। ठीक है, किसने किया था? विजय सेन में। ठीक है, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर विजय सेन, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर विजय सेन। हो गया। अगला बताना है सवाल कि अभिलेखों में सर्वप्रथम हिंदी भाषा, ठीक है, अभिलेखों में सर्वप्रथम हिंदी भाषा उत्कीर्ण करवाने वाला जो है शासक कौन थे? हिंदी भाषा हाँ, कौन से जो है कौन से राजवंश के समय में जो है हिंदी भाषा में सर्वप्रथम जो है अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाया गया? तो सेन वंश। ठीक है, सेन वंश के शासनकाल में, सेन वंश के शासनकाल में अभिलेखों पर सर्वप्रथम हिंदी भाषा उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है। अगला बताना है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। कौन थे? लक्ष्मण सेन, बंगाल के अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। ठीक है। और बताना है कि बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नदिया लखनौती पर हमला कब किया था? मतलब किसके शासनकाल में? तो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लक्ष्मण सेन के शासनकाल में। ठीक है। अब जो है स्टार्ट करते हैं कश्मीर के राजवंश, कश्मीर के राजवंश। ठीक है। तो कश्मीर में जो है क्रमशः कितने शासन हुए, कितने शासक हुए, मतलब कितने वंश की स्थापना हुई थी वहां पे कश्मीर में? 3 वंश। ठीक है, लगातार है 3 वंश। तो पहला था कौन? कारकेट वंश। ठीक है, करकट ऊपर वाला। ठीक है, तो पहला कारकेट वंश। ठीक है, दूसरा उत्पल वंश, दूसरा उत्पल वंश, तीसरा लोहार वंश। ठीक है, तीसरा लोहार वंश। तो सब उसी तरह है, एक तो कारकेट, एक तो लोहार, तो एक तो उत्पल। ठीक है, तो पहला था कारकेट वंश, दूसरा उत्पल वंश, तीसरा लोहार वंश। ठीक है, हो गया। अगला बताना है कि कारकेट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? कारकेट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो ललितादित्य। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़। ठीक है, आपको याद रखना है ललितादित्य, सिर्फ यही ललितादित्य। ठीक है, क्या याद रखना है? ललितादित्य। ठीक है, तो ललितादित्य जो है किस वंश से संबंधित थे? कारकेट वंश से। कौन से वंश? कारकेट वंश। ठीक है। अगला बताना है कि मार्तंड मंदिर, ठीक है, जो एक सूर्य मंदिर है, कहाँ स्थित है? कश्मीर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? कश्मीर में। मार्तंड मंदिर कहाँ? कश्मीर में। तो बताना है कि कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य ने। ठीक है, किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड़। ठीक है, याद रखना है ललितादित्य। किसने करवाया था? ललितादित्य। ठीक है। अगला बताना है कि कारकेट वंश के बाद किस वंश की शासन हुआ? उत्पल वंश। ठीक है, क्रमशः बताएं पहले ही। तो कारकेट वंश के बाद उत्पल वंश का शासन कश्मीर पर हुआ। ठीक है, कहां पर? कश्मीर पर। तो बताना है कि उत्पल वंश का जो है, उत्पल वंश का एक रानी फेमस है। ठीक है, जो आप लोग इतिहास में सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे पहले बताना है कि मध्यकालीन भारत में, मतलब दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में एक महिला शासिका हुई। ठीक है, जिनका क्या नाम था? रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या नाम था? रजिया सुल्तान। लेकिन अगर पूछे कि रजिया सुल्तान से भी पहले जो है कश्मीर के रानी का शासन आया था। ठीक है, तो उनका क्या नाम था? दिद्दा। ठीक है, रानी दिद्दा। क्या नाम था? रानी दिद्दा। ठीक है, रजिया से पहले रानी दिद्दा। ठीक है, तो उसने जो है लोहार वंश, ठीक है, लोहार वंश के एक शासक से शादी किया। ठीक है, तो रानी दिद्दा सबसे पहले किस वंश से संबंधित थी? उत्पल वंश से। कौन से वंश से? उत्पल वंश से। ठीक है, करकेट के बाद कौन आया? उत्पल। ठीक है, तो उत्पल की जो है रानी दिद्दा हुई, उसने लोहार वंश के एक शासक से शादी किया, जिसका क्या नाम था? तो क्षेमेंद्र गुप्त। क्या नाम था? क्षेमेंद्र गुप्त, जिसमें नहीं दिया है, तो नाम था उसका क्षेमेंद्र गुप्त। ठीक है, और उससे शादी करके रानी दिद्दा ने क्षेमेंद्र गुप्त से शादी करके लोहार वंश की स्थापना की है। ठीक है, किस वंश का? लोहार वंश का। ठीक है, तो उत्पल के बाद कौन सा वंश आया? लोहार वंश। कश्मीर में लोहार वंश। ठीक है,
बताना है लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? नहीं, रानी दीदा नहीं, उसने शासन किया उस पर, ठीक है। लेकिन अगर पूछे संस्थापक कौन थे उसका, तो संग्राम राज। कौन थे? संग्राम राज, ठीक है। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज, ठीक है, हो गया। अगला बताना है कि संग्राम राज के बाद लोहार वंश संग्राम राज के बाद कौन से शासक आए लोहार वंश में? तो अनंत राज, ठीक है। अनंत राज, संग्राम राज, उसके बाद अनंत राज, संग्राम राज, उसके बाद अनंत राज, उसके बाद उसकी पत्नी का नाम सूर्यमती। क्या नाम था? सूर्यमती, ठीक है। अनंत राज की पत्नी का नाम सूर्यमती। इसने ही प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की थी। किसकी? अनंत राज की। किसकी? अनंत राज की, ठीक है। अब देखिए इसमें एक शासक आया फिर हर्ष, ठीक है। वो हर्षवर्धन नहीं, ये है हर्ष, ठीक है। तो बताना है कि हर्ष जो है, नहीं हम लोग इससे पहले एक पढ़े थे कि राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हण, ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण, ठीक है। तो कल्हण जो है, कल्हण किसके राज दरबार में रहते थे? हर्ष के, हर्षवर्धन नहीं, हर्ष के राज दरबार में, ठीक है। किसके दरबार में? हर्ष के जो है आश्रित कवि थे, हर्ष के, ठीक है। एक तो और पढ़े थे हम लोग कि विक्रमादेव चरित, ठीक है। विक्रमादेव चरित की रचना किसने किया था? विल्हन। किसने? ठीक है, विल्हन। तो हम लोग अभी पढ़े कल्हण, ठीक है। और एक क्या था? विल्हन। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। विल्हन और कल्हण। तो राजतरंगिणी के लेखक अगर पूछे कल्हण, और हाँ विक्रमादेव चरित का लेखक विल्हन, ठीक है। अगला बताना है कि लोहार वंश का अंतिम शासक कौन थे? लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह, ठीक है। कौन थे? जय सिंह। इससे पहले भी हम लोग जय सिंह पढ़े, वो अलग है, ठीक है, वो अलग है। हाँ, तो लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? जय सिंह, ठीक है। पूरा खिचड़ी हो गया क्या? सब कुछ मिल गया, आलू मिल गया, दाल भी मिल गया, सब। अगला बताना है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? राजतरंगिणी से। किससे मिलती है? राजतरंगिणी से। और कब तक के? 1155 ईस्वी तक का, ठीक है। 1155 ईस्वी तक की जानकारी हमें कल्हण के राजतरंगिणी से मिलती है, ठीक है। कल्हण के राजतरंगिणी से मिलता है। बताना है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? जय सिंह, ठीक है। किसे कहा गया है? जय सिंह को, ठीक है। कश्मीर का अकबर जय सिंह को। और यही जय सिंह के समय में ही जो है जैनुल आबादीन ने आक्रमण किया था, ठीक है। जैनुल आबादीन, किसने? जैनुल आबादीन ने, हो गया। अब एक छोटा सा है कामरूप का वर्मन वंश। क्या नाम है? कामरूप का वर्मन वंश। तो कामरूप जो है किसका पुराना नाम है? असम का, ठीक है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप, ठीक है। तो बताना है कि इसका जो है कामरूप का उदय किस शताब्दी में हुआ था? कामरूप का उदय जो है किस शताब्दी में हुआ था? तो चौथी शताब्दी में। कब हुआ था? चौथी शताब्दी में। कब हुआ था? चौथी शताब्दी में, ठीक है। हाँ, चौथी शताब्दी में मध्य कामरूप में, ठीक है, वर्मन वंश का उदय हुआ था। किस वंश का? वर्मन वंश का, ठीक है। और इस वंश के मतलब किस वंश के? वर्मन वंश के सबसे जो है प्रतिष्ठा, वर्मन वंश की प्रतिष्ठा का स्थापना किसने किया था? हाँ, पुष्यवर्मन, ठीक है। कौन थे? पुष्यवर्मन। और इसकी राजधानी, पुष्यवर्मन की राजधानी प्रागज्योतिष, ठीक है। क्या नाम है? प्रागज्योतिष। तो देखिए सब उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना होगा। मान लीजिए आ गया, ठीक है, इसीलिए। तो कालांतर में जो है कालांतर में मतलब बाद में कामरूप जो है पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। किस साम्राज्य का? पाल साम्राज्य का, ठीक है। तो इतिहास का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अब कल का जो टॉपिक रहेगा इतिहास में वो रहेगा राजपूत राजवंश की उत्पत्ति। कहाँ से? राजपूत वंश की उत्पत्ति से लेकर मध्यकालीन भारत के पहले तक, ठीक है। मतलब कल छोड़ के परसों से मध्यकालीन स्टार्ट होगा, ठीक। अब आते हैं पॉलिटी में। हाँ, क्या चीज? बहुत प्रथम और द्वितीय करना पड़ा ना।
अब देखिए पॉलिटी में आज का टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। ठीक है, क्या टॉपिक है? भारतीय संविधान सभा। तो बता रहा है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन। कौन से मिशन? कैबिनेट मिशन। ठीक है, वही बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता जो है किस योजना के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था किस योजना के तहत? नहीं, माउंटबेटन योजना। ठीक है, कौन सा योजना? माउंटबेटन योजना। वही पूछे क्या चीज, तो वही बोले अगर भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, का निर्माण का जो भारतीय संविधान सभा के निर्माण का जो गठन हुआ था वो किस मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, किस मिशन? कैबिनेट मिशन। तो बताना है कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? 1946 में। ठीक है, कब आया था? 1946 में, जुलाई 1946 में। कब आया था? जुलाई 1946 में। तो बताना है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो बताना है तीनों का नाम। पहला नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं था इसमें। ठीक है, इसमें पहला था क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस। तीसरा अलेक्जेंडर। ठीक है, तीसरा अलेक्जेंडर। तो याद रखना आपको KAL। ठीक है, के से क्रिप्स, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। ठीक है, एल से लॉरेंस। ठीक है, तीनों थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। हो गया। अगला बताना है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, किस पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने। और कब प्रस्तुत किया था? 1924 में। कब किया था? 1924 में। ठीक है, स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, हो गया। तो बताना है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। और ये किस आधार पर था? ये जनसंख्या के आधार पर था। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य निश्चित किया गया था। ठीक है, तो कुल कितना संख्या था? 389। कितना था? 389। तो बताना है कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए प्रतिनिधित्व कितने सीट पर करेगा? 292। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के लिए 292 प्रतिनिधि। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के लिए 292। वही बताना है कि चीफ कमिश्नर के लिए, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित, नहीं 4। ठीक है, चीफ कमिश्नर के लिए 4। ठीक है, और ब्रिटिश प्रांत के लिए 292, चीफ कमिश्नर के लिए तुरंत यहां से वहां, चीफ कमिश्नर के लिए 4। ठीक है, चीफ कमिश्नर के लिए 4 प्रतिनिधि। उसके बाद ब्रिटिश प्रांत के लिए 292, और वहीं पूछे देसी रियासत के लिए 93। कितने? 93। ठीक है, और कुल मिलाकर 389। कुल मिलाकर 389। ठीक है, तो बताना है कि किस मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ था? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 में। हो गया। अब बताना है कि चुनाव जो हुआ था तो कितने प्रांतों में हुआ था? वही बता, सबसे पहले बताना है कुल कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, 389। तो वही बताना है चुनाव जो हुआ था निर्धारित किया गया था कितने सीट पर? तो 296। कितने सीट पर? 296। और बाकी जो क्या था? बाकी मनोनीत। ठीक है, चुनाव होना था 296 पर, और बाकी जो था वो मनोनीत कितना? 93। जो देसी रियासत थे उसको मनोनीत किया जाना था। ठीक है, और चुनाव जो होना था वो 296 सीट पर। ठीक है, तो उसमें से जो है 296 सीट पर चुनाव हुआ। तो उसमें जो है कांग्रेस को कितने सीट मिला था? 208। कांग्रेस को 208 सीट। वही बताना है मुस्लिम लीग को 73। ठीक है, कितने? 73, मतलब 73। मुस्लिम लीग को 73। और जो अन्य स्वतंत्र दल थे, जिसको निर्दलीय बोलते हैं आजकल हम लोग, तो उसमें कितने थे? 15। ठीक है, कितना थे? 15। हो गया। अब बताना है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? हाँ, 9 दिसंबर सर, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक। 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 पहला बैठक, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है,
तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कहाँ हुआ था? पुस्तकालय भवन, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, तो बताना इसमें जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष, पहला जो बैठक हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि वे बहुत बुजुर्ग थे। ठीक है, सबसे बुजुर्ग थे। हो गया, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी सवाल हो सकता है, सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो वही बताना है अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? अस्थायी उपाध्यक्ष नहीं, फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, अगला बताना है कि जो है दूसरा बैठक हुआ संविधान सभा का, दूसरा बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। तो उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उस अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो वही बताना है अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। ये जो है दूसरा बैठक में। ठीक है, अगला बताना है कि संविधान सभा की कार्रवाई के लिए जो है उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था? 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। और किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना? प्रस्तावना बना, हमारे संविधान का प्रस्तावना बना। ठीक है, तो बताना है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव कर दिया। ठीक है, लेकिन इसकी स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947। कब मिली थी? 22 जनवरी 1947। कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब बताना है अगला सवाल। देवियों और सज्जनों, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? हाँ, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त 1947। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो बताना इसके अध्यक्ष कौन थे? फेमस है। ठीक है, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बताना है प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, कितनी थी? 7। प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या 7 थी, अध्यक्ष सहित। ठीक है, इसमें ऐसा भी दे देगा, अध्यक्ष सहित 7 समिति, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य। ठीक है, हाँ, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी थी? 7। तो बताना इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। तो इसमें दूसरा सदस्य कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे? कृष्णा स्वामी। पहला था गोपाल स्वामी, फिर कृष्णा स्वामी। हाँ, तीसरा सदस्य। ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर। पहला गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, याद रह जाएगा। ठीक है, पूछता है। ठीक है सब क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कि बताइए इसमें से कौन से जो है प्रारूप समिति के सदस्य संबंधित नहीं है। ठीक है, तो दे देगा एक तो अलग, तो इसीलिए याद रखना है। तो पहला कौन था? अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। उसके बाद दूसरा गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी नहीं मुत्तु स्वामी नहीं है इसमें। ठीक है, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, मतलब के.एम. मुंशी। तीसरा चौथा था के.एम. मुंशी। चौथा के.एम. मुंशी। वही 5वां मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद वही बताना है छठा तो माधवराव। ठीक है, एन माधवराव। कौन थे? एन माधवराव, जो बी.एल. मित्र के स्थान पर थे। बी.एल. मित्र के स्थान पर थे। उसके बाद बताना है 7वां सदस्य तो डी.पी. खेतान। ठीक है, 7वां डी.पी. खेतान। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद। तो आप लोग को मेनली याद रखना है सदस्य।
ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि पहला सदस्य जो थे वो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, दूसरा गोपाल स्वामी, तीसरा कृष्ण स्वामी, चौथा मानिकलाल के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी, याद रखना के एम मुंशी, पांचवा मोहम्मद सदुतुल्ला, छठा माधवराव, ठीक है, हाँ छठा एन माधवराव, सातवां डीपी खेतान, ठीक है, डीपी खेतान। हो गया कंप्लीट। बताना है सब। अब सवाल आता है इस पे कि संविधान सभा का जो बहस चला था वो कितने दिन चला था। बहस मतलब कि गलथेथरी नहीं चला था, मतलब कि विचार जो है ना आदान प्रदान होता है ना, तो वही कितने दिन चला था, तो 114 दिन, ठीक है। कितने दिन? 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चला था, ठीक है। तो बताना है कि संविधान में बनाने में कुल कितने खर्च हुए थे। 2 बार 18 माइक अच्छा पैसा खर्च कुल कितने खर्च हुए थे, तो 63 लाख 63,96,729, ठीक है, 63,96,729। ये बहुत कम था। अभी अगर आप एक नेता बना दे दीजिए, संविधान का आधा बनाने दे दीजिए, तो अभी 6300 करोड़ ठेका देगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन उस टाइम में जो है 63,96,729 रुपया खर्च हुए थे, ठीक है। और वहीं बताना है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल कितने दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। अब बताना है अगला सवाल कि भारत के रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो बताना है भारत का बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क जो थे वो कहाँ के थे, जर्मनी का एकीकरण में, ठीक है। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे, इसीलिए भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो गया, हाँ, लौह पुरुष, ठीक है। अब आते हैं प्रारूप संविधान सभा के प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो आप लोग जान गए कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। बताना है संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। वही देखिए संघ अगर रहे, 2 ठो संघ है, ठीक है, एगो संघीय संविधान समिति और एक तो है संघ शक्ति समिति। दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू, एकदम भूलना नहीं है, इसको कान में खोस लीजिए बढ़िया से, ठीक है। हाँ, दोनों में संघ लगा हुआ है, तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताना है कि प्रांतीय संविधान समिति पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत के बाद बोले तो पटेल, ठीक है, पौ से प्रांत, पौ से पटेल। वहीं संघ के बाद बोले तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। एक तो और है क्या, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हाँ, अगर अल्पसंख्यकों के लिए परामर्श समिति तो पटेल, ठीक है। हाँ, अल्पसंख्यक के लिए बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं पूछे मौलिक अधिकार के लिए परामर्श समिति पटेल साहब, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो गया। तो एक तो और सवाल आता है कि मौलिक अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक है। मौलिक अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष अगर पूछे तो पटेल साहब, लेकिन अगर अल्पसंख्यक उप समिति पूछे तो एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी जो दूसरी बैठक के अस्थाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरा बैठक कब हुआ था, सबका ध्यान भटक गया इधर उधर। दूसरा बैठक कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। उसके अध्यक्ष कौन थे, इधर से उधर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और उसके उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। तो वही अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी। हो गया। अब आते हैं अंतरिम सरकार में, ठीक है। अंतरिम सरकार मतलब अस्थायी सरकार जिसको बोल सकते हैं।
तो अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन के जो है प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है, तो बताना आप लोग को विभाग, अति मंत्री, हम बताते हैं आप लोग को विभाग। हो गया। बताना है कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वहीं पूछे रक्षा विभाग, बलदेव सिंह। रक्षा विभाग, बलदेव सिंह। शिक्षा विभाग, सी राजगोपालाचारी। शिक्षा विभाग, सी राजगोपालाचारी। रेलवे विभाग, आसफ अली। रेलवे विभाग, आसफ अली। श्रम विभाग, जगजीवन राम। ठीक है, श्रम विभाग, जगजीवन राम। वहीं पूछे कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कृषि मंत्री, रेलवे मंत्री, आसफ अली। श्रम मंत्री, राम, जगजीवन राम। उद्योग मंत्री, जॉन मथाई। ठीक है, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, जॉन मथाई। वहीं बताना है गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं पूछना है, वहीं बताना है कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हो गया कंप्लीट, याद हो गया ना? शिक्षा मंत्री, सी राजगोपालाचारी। नहीं, और सही अंतरिम सरकार था ये। ठीक है, अभी उसमें भी आते हैं सर, उसमें भी, वो भी बाकी है अभी। ठीक है, वो भी अभी बाकी है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, उसमें बताना है कि शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वहीं पूछे कृषि मंत्री कौन थे? अभी हम पूछ रहे हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, वो था, इससे पहले जो पूछे अंतरिम सरकार था, ये था अस्थायी सरकार। ठीक है, जो पहला कैबिनेट मंत्री बना। ठीक है, तो उसमें बताना है श्रम मंत्री, श्रम मंत्री जगजीवन वही सेम। ठीक है, दोनों में सेम, उसमें भी जगजीवन राम, इसमें भी जगजीवन राम। बताना है कि वित्त मंत्री सनमुगम सेट्टी। ठीक है, क्या नाम था? सनमुगम सेट्टी। वहीं बताना है स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री एच.सी. भाभा। क्या नाम था? एच.सी. भाभा। ठीक है, कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये दोनों में वही थे। हाँ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, विदेशी मामले के देखरेख के लिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वैज्ञानिक शोध के लिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीनों। ये सब सवाल जब आ जाएगा ना, तब दिमाग में घूमने लगेगा कि हम कौन ला पढ़े थे। पेंशनधारी प्रधानमंत्री। हाँ, वो भी बताते हैं सारा चीज। हाँ, इसमें उतना नहीं दिया रहता है टिप में, लेकिन इसमें एक तो और है, बताना है कि कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री, खान मंत्री जिसको बोले, तो एन गाडगिल। कौन थे? एन गाडगिल। ठीक है, और उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री नहीं, इसमें है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसमें अस्थाई सरकार में बताया दिया। ठीक है, तो आज कंप्लीट होता है टॉपिक किसका? पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का। अब कल का जो टॉपिक रहेगा वो पेज नंबर 212। ठीक है, नया एडिशन से थोड़ा सा पहले वाला एडिशन है, उसमें पेज नंबर 212 का संविधान की जब 26 नवंबर 1949 से लेकर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से पहले तक। ठीक है, बाकी डाल दिया जाएगा टेलीग्राम में टॉपिक को, और इतिहास में बता ही दिए। आइए सर, नवल सर, अब थोड़ा सा साइंस को देख लेते हैं। तो जय हिंद साथियों सभी को। जय हिंद सर। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। चलिए पानी भर लीजिए।
तो लुसेंट का टॉपिक समाप्त हो गया, आप साइंस का टॉपिक करते हैं और आज इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट है ना। यस सर। कहाँ से? इंडिकेटर से। कल बोल रहे थे इंडिकेटर से सर हेडलाइट तक, तो हेडलाइट नहीं आएगा लेकिन जरूर है कि बल्ब आएगा। चलिए माइक माइक लगा के पूछिए सर, आगे बैठिए पूछिए। बढ़िया से। ठीक है, एक पेज तक जवाब दे दीजिए। चलिए, हल्ला नहीं। चलिए बताइएगा, पहला क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। हेनरी। क्या होता है? हेनरी। हेनरी, बहुत अच्छा। कैपेसिटर एवं प्रेरक समानतः किस परिपथ में प्रयुक्त होते हैं? कैपेसिटर। हाँ, समानतः किस परिपथ में प्रयुक्त होते हैं? तो एसी में। कितना होता है? एसी में। एसी में। जबकि प्रतिरोध एसी और डीसी दोनों में होता है। एसी और डीसी दोनों। एसी का मतलब क्या हो गया? अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। शुद्ध प्रेरकत्व द्वारा औसत ऊर्जा की खपत क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। अधिक कुंडलियों का लेप्टों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो प्रेरकत्व की कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। ठीक है। एल समानुपाती एन स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एल क्या है? कुंडलियों का लपेटना। ठीक है, और वहाँ एन है क्या? प्रेरकत्व। किरचॉफ का नियम समझा सकते हैं? क्या होता है किरचॉफ का नियम? क्या होता है? उसका 2 नियम है, क्या सर? एक बंद परिपथ का है, एक हाँ। खुला परिपथ का है। किरचॉफ नियम एक आप उष्मा में भी पढ़े होंगे हाँ। कि जो जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना ही अच्छे उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, तो उसी के आधारित पर प्रथम नियम किरचॉफ का दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको कहा जाता है जंक्शन लॉ। क्या कहा जाता है? जंक्शन लॉ, नॉड लॉ या केसीएल। ठीक है, केसीएल का मतलब क्या हुआ? किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ। तो इस नियम के अनुसार बताना है, पूछा जाएगा कि किस नियम के अनुसार किसी खुली परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होता है। तो किरचॉफ नियम के अनुसार किसके नियम? प्रथम नियम किरचॉफ का प्रथम नियम पर क्या हो गया? इसके बीज गणित का योग शून्य हो जाएगा। तो बताइएगा, किस नियम के अनुसार आवेश बटे धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा नियम आवेश बटे धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ के प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम। किस नियम को बिंदु नियम भी कहा जाता है? किरचॉफ का प्रथम नियम को बिंदु नियम भी कहा जाता है। वेरी गुड। किसी बंद परिपथ या किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणित योग शून्य होगा। प्रथम में धारा का बीजगणित योग शून्य होगा, और दूसरा नियम में किरचॉफ का दूसरा नियम है वोल्टेज का जो बीजगणित योग होगा वो क्या होगा? बस यही मेन लाइन इंपॉर्टेंट कर मतलब इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या है सर? कि प्रथम नियम में धारा को, प्रथम नियम में धारा का जो बीजगणित होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। वहीं दूसरा में वोल्टेज का बीजगणित योग शून्य होगा। वेरी गुड। और ये भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है क्योंकि वहां किरचॉफ का नियम आया है। चलिए बैटरी बताइएगा, बैटरी में जो वोल्टेज प्लस और माइनस चलते हैं, ठीक है, तो प्लस और माइनस होते हैं तो किधर से किधर चलते हैं? किधर से चलते हैं वो? हाँ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलते हैं, जहां बैटरी का वोल्टेज माइनस ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस ऋणात्मक लेते हैं। परिपथ विद्युत धारा के दिशा में चलने वाले प्रति वोल्टेज क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कब सर? जब बैटरी में माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो वोल्टेज प्लस धनात्मक लेते हैं। जब माइनस से प्लस जाएगा तो प्लस लेगा, और प्लस से माइनस जाएगा माइनस लेगा। यहाँ से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला बताइएगा।
एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया हो सकती है क्या? एसी के साथ एसी में आप एसी को चार्ज करके रख सकते हैं? ऐसे नहीं रख सकते हैं, लेकिन डीसी को कर सकते रख सकते हैं। डीसी की सहायता से विद्युत लेपन या बैटरी चार्जिंग बैटरी चार्जिंग की जा सकती है। ठीक है, मोबाइल जैसे आप चार्ज करते हैं डायरेक्ट लगा दीजिएगा लाइन में, हो जाएगा। पता लग जाएगा ठीक है कितना चार्ज हुआ है। ठीक, एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा की क्या होती है? खपत कम होती है। खपत कम होती है। वहीं डीसी में ऊर्जा खपत ज्यादा खपत ज्यादा होता है, इसलिए डीसी को अधिक दूरी तक हम भेज नहीं सकते हैं। तो बताइएगा एसी का आवृत्ति कितनी होती है? एसी का आवृत्ति सर -3 नहीं होती, 50 हर्ट्ज। 50 कितना होता है? 50 50 हर्ट्ज। वहीं डीसी का आवृत्ति शून्य। 0 होती है। कितना होती है? 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, वो जो था ना परिवर्तन की छूट +-3% वो मतलब आगे पीछे होते रहेगा। ठीक है, लेकिन 50 हर्ट्ज हम लोग को आवृत्ति याद रखना है एसी में, और डीसी में शून्य होता है। 0 हर्ट्ज होता है। ठीक है, बताइएगा एसी को बैटरी में संचित किया जा सकता है? एसी को नहीं नहीं सर, डीसी को बैटरी में संचित किया जा सकता है। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है क्या? एसी को सर हाँ सर होता है। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? एसी को डीसी में नहीं हाँ, हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करना या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करना। वही डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेक्टिफायर का रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, वहीं डीसी को एसी में बदलने के लिए इंडक्टर इन्वर्टर। हमारे बगल में लगा लेना इन्वर्टर, क्या कर रहे हैं लाइन चल जाता है तो फिर वही दे देता है, बैटरी से ना देता है वो। तो डीसी को एसी में इन्वर्टर और एसी को डीसी में रेक्टिफायर। रेक्टिफायर चार्जिंग में लगा हुआ है, पता है ना? किस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है? इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसके द्वारा? तो ऊष्मा प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा? ऊष्मा प्रभाव। तो बताइएगा ऊष्मीय प्रभाव का खोज किसने किया है? ऊष्मीय प्रभाव का खोज घर में देखे घर में देखो ऐसे किया तो इसलिए नहीं है। क्या जूल, वेरी गुड। क्या है? जूल। तो उसमें प्रभाव का खोज जूल ने किया है। किसने किया है? जूल। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक फार्मूला, H बराबर I²RT। I²RT। H क्या हो गया? उसमें उष्मा निकालने अगर दे दे तो I²RT होता। I हो गया धारा, R हो गया प्रतिरोध, T हो गया समय। कितना बार इस पर पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन है। इसी को आप तोड़ के लिखा गया H बराबर PT, जहाँ P क्या है? पावर। P क्या है? पावर। अगर V²T आ गया तो V क्या हो जाएगा? वोल्टेज। V क्या होगा? वोल्टेज। ठीक है, तो बताइएगा उसमें प्रभाव का खोज जूल ने की थी, इसीलिए इसे कौन सा प्रभाव कहा जाता है? जूल प्रभाव कहा जाता है। वेरी गुड। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कितना ग्राम कैलोरी के बराबर होता है? 252 ग्राम कैलोरी के बराबर होता है। एक BOT बराबर कितना जूल? 36 एक BOT बराबर कितना जूल? 36 गुना 10⁵ जूल। 36 गुना 10⁵ जूल। अब देखिए उसमें प्रभाव पर आधारित कोई उपकरण है, बता सकते हैं कौन कौन सा उपकरण जो उसमें प्रभाव पर है? क्या हो जाएगा? आयरन। जैसे वो इलेक्ट्रिक देता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, हीटर। अभी हम लोग ठंडा में हीटर का उपयोग करते हैं ना, लेकिन बंद रूम में कभी भी रूम हीटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बंद रूम में कभी भी रूम हीटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग आराम मिलता है लगा के सो जाते हैं, पता चलेगा सोले रह गए। ठीक है, वो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह का कुछ जहरीला गैस निकलता है। ठीक है ना, तो नहीं, खिड़की उड़की अगर है तो खुला रख देना। फिर एक होता है जो हम लोग मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती जो होता है, वो भी बंद कमरे में कभी नहीं जाना। लगा के सो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप बोलिएगा सर मच्छरवा डूब जाएगा फिर क्या काम करेगा? तो वैसा कुछ नहीं, क्योंकि वो सब क्या है? केमिकल से बनाया गया
है पदार्थ, ठीक ना। और उसका सारा हम लोग बार बार सांस लेंगे तो अंदर से दिक्कत ही होगा ना। तो चलिए वो सब का ख्याल रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लिए हीटर, विद्युत प्रेस, बल्ब, फ्यूज, ठीक है। तो बताइएगा विद्युत प्रेस के बारे में। पहले इसका जो प्लेट लगा हुआ रहता है किसका लगा हुआ है? नाइट्रम का। नाइक्रोम का, बाहरी प्लेट नहीं, ठीक है। अंदर का जो प्लेट होता है वो अब्रक का होता है। किसका होता है? अब्रक का। लेकिन उसमें जो कुंडली लगा होता है तार, वो होता है नाइक्रोम का। वो अब्रक क्या होता है? उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक। लेकिन विद्युत का कुचालक होगा। अगर वो कुचालक हो जाता तो उष्मा आता बाहर? नहीं ना आता, नहीं। हाँ, उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। चलिए, और नाइक्रोम किसका मिलकर बना होता है? निकेल और क्रोमियम का। निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम, बहुत अच्छा। चलिए, नाइक्रोम का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च और नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक भी उच्च होता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। चलिए, विद्युत हीटर का कुंडली किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत प्रेस का भी और विद्युत हीटर का भी। और नाइक्रोम हम लोग जान गए निकेल और क्रोमियम। चलिए फास्ट में चलते हैं, ठीक है। चीनी की मिट्टी का प्लेट, ठीक है। चीनी का मिट्टी का प्लेट लगा था। पहले चूल्हा का प्रयोग किया जाता था ना, विद्युत हीटर वाला। अब तो इंडक्शन आ गया है, तो वो चूल्हा तो अभी शायद कहीं देखते होंगे। तो वो जो बना हुआ रहता था वो चीनी मिट्टी का, किसका बना रहता था? जिससे कि वो क्या होता है? उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। चलिए, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का, बहुत अच्छा। किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तथा आर्गन। नाइट्रोजन तथा लंबे आयु के लिए नाइट्रोजन, लंबे आयु के लिए नाइट्रोजन, कम और उससे कम आर्गन। अपेक्षाकृत नाइट्रोजन से कम आयु के लिए किसका रहता है? तो आर्गन का। चलिए, विद्युत फ्यूज। विद्युत ऊर्जा का तापमान प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। तो बताइए विद्युत फ्यूज को किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत फ्यूज को श्रेणी क्रम में। और कोई उदाहरण? झालर लाइट, एमसीबी भी है, ठीक है। स्विच भी है। सारा क्या है? श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में अगर हमको प्रतिरोध निकालना होता तो R1 + R2 + R3, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, फ्यूज का जो तार बना होता है वो कौन से मिश्र धातु का बना होता है सर? टंगस्टन का बना है। वो होता है सर टीन और लेड। हाँ, किसका बना होता है? टीन और लेड कह सकते हैं। टीन और शीशा का, शीशा या लेड, शीशा या टीन का, टीन या शीशा का, ठीक है। और इसका जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। किसका? विद्युत फ्यूज का, विद्युत फ्यूज का। और वहीं हम लोग देखे थे प्रतिरोध उच्च और गलनांक भी उच्च। किसका था? नाइक्रोम का। किसका था? नाइक्रोम का, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा, चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? हम लोग देखो उसमें प्रभाव का खोज जूल ने किया। तो चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? किसने किया था? HC ऑरस्टेड, ठीक है। HC ऑरस्टेड ने किया था। किस चीज का? चुंबकीय प्रभाव का। मैं उसमें प्रभाव का हम लोग देख लिए थे। चलिए, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कोई उपकरण निम्न में से कौन एक चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? वहां हम लोग पढ़े उसमें प्रभाव जिसमें विद्युत हीटर, स्त्री, बल्ब, फ्यूज सब था। अब यहाँ देखें चुंबकीय प्रभाव में कौन था? गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, 3 मीटर। गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। पंखा, मोटर, ठीक है। सारा चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। बताइएगा चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव का खोज किसने किया? नेक्स्ट, रासायनिक प्रभाव का खोज, एकदम स्पीड में चलना है, समय कम है। रासायनिक प्रभाव का खोज माइकल फैराडे। किसने? माइकल फैराडे। 3 प्रभाव, उसमें प्रभाव जूल, उसमें प्रभाव जूल, उसके बाद चुंबकीय प्रभाव ऑरस्टेड, ठीक है। कुछ नहीं, SC याद रखिएगा, ऑरस्टेड। और तीसरा था रासायनिक प्रभाव माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कुछ याद हो गया? याद कराते रहेंगे 14 बार ना।
चलिए डिस्कशन चल रहा है, कितना बार पढ़ा चुके हैं आप लोग को, ऑफलाइन वाला बता रहे हैं, ऑनलाइन वाले तो अगर कोई कोई नए होंगे तो वो हाँ। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत अवघट। क्या कहा जाता है? विद्युत अवघट। विद्युत अवघट। विद्युत अवघट में धारा का प्रभाव आयन, धनायन या ऋणायन के कारण होता है, उसमें आवेश चार्ज के कारण होता है। ठीक है, अब विद्युत अवघट क्या होता है? वह घोल जो विद्युत का सुचालक हो, वह घोल जो विद्युत का सुचालक हो उसे विद्युत अवघट कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिकम, जैसे सल्फ्यूरिकम, नाइट्रिकम। ठीक है, ये सब हो गया क्या? विद्युत अवघट का उदाहरण। जैसे नमक, अगर नमक जो है ना, अगर वो पानी में नहीं घुला हुआ है तो उसमें करंट नहीं आएगा, वो कुचालक रहेगा विद्युत का। लेकिन जैसे उसमें आप पानी दे दीजिएगा, जल दे दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक सुचालक हो जाएगा। किसके कारण? तो विद्युत अवघट के कारण। विद्युत अवघट के कारण। 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। धारा बराबर क्या होता है? Q बाई टी। आई बराबर Q बाई टी। आई बराबर Q बाई टी। बहुत अच्छा। विद्युत लेपन में जिस पर लेपन किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? यह लिया जाता है, तो जिस पर लेपन किया जाएगा उसको कैथोड। जिस पर लेपन किया जाएगा कैथोड। और विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम का लेप किया जाता है। जैसे साइकिल का रिम भी देखते होंगे, वो किसका रहता है? क्रोमियम का, इसीलिए वो चमचमाते हैं। ठीक है, अब देखिए एनोड का चार्ज क्या होता है? एनोड का चार्ज प्लस, एनोड का चार्ज प्लस, और कैथोड का चार्ज माइनस। कैथोड का चार्ज माइनस। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल क्या होता है सर? प्राथमिक सेल यह केवल एक बार चार्ज का स्टोर करता है, एक बार चार्ज का स्टोर करता है। घड़ी का बैटरी, हाँ घड़ी का बैटरी या कोई सब जो है वो सब एक बार चार्जेबल। लेकिन मोबाइल का बैटरी जो है वो बार बार चार्ज करते हैं कि नहीं? तो वो किस में आएगा? द्वितीय सेल, द्वितीय में आएगा मोबाइल का बैटरी, द्वितीय सेल में। वही घड़ी का बैटरी सब प्रथम सेल में। प्रथम सेल को कितने बार चार्ज किया जाएगा? एक ही बार। द्वितीय सेल को 2 बार। हाँ, द्वितीय सेल को आप जितने बार कर सकते हैं। ठीक है, पुनः अवशोषित किया जा सकता है। चलिए लास्ट ही है, हाँ लास्ट ही है। ठीक है, अगला है कि किसमें रासायनिक क्रिया अनुक्रमणीय होता है? हाँ, प्राथमिक सेल में। किसमें होता है? उत्क्रमणीय किसमें होता है? द्वितीय सेल में। किसमें होता है? द्वितीय सेल में। बहुत अच्छा। किसका विद्युत वाहक बल सबसे कम होता है? प्राथमिक सेल का। किसका होता है? प्राथमिक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल। द्वितीय सेल की अपेक्षा प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। अब इसमें क्या बताएंगे? ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अधिक होती है, इसीलिए इसका उपयोग छोटे कैलकुलेटर में किया जाता है। छोटे कैलकुलेटर में किया जाता है। बैटरी का ऋणात्मक प्लेट किसका बना होता है? जिंक का बना। तो बहुत अच्छा सर, ये पूछा गया क्वेश्चन था कि बैटरी का जो ऋणात्मक प्लेट है वो किसका बना होता है? जिंक का। ठीक ना। और ये जितना डिटेल्स में दिया हुआ है ना, जो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है, सारा क्वेश्चन यहीं से भरते हैं। खैर पढ़ते ही होंगे ALPCVT 2 के लिए, जिनका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन की ओर है। 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम बराबर, 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं सर, 6.25 6.25 10 बार तो लेवल 6.25 10 पर 18। बहुत अच्छा, 6.25 into 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगला जो है मैग्नेटिक। ठीक है, चुंबकत्व। अगला टॉपिक जो है चुंबकत्व है। बड़ा है क्या? थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, हाँ सर, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? हाँ बता दीजिए, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है?
ये बोले तो आज तक नहीं पूछा सवाल। पूछबो नहीं करेगा। अच्छा क्विज में ना तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं रहता, सब पूछेंगे तो लगभग 2 घंटा का सेशन चलेगा सिर्फ साइंस का, और लेकिन करा ही देते हैं जितना इम्पोर्टेंट सारा करा देते हैं। ठीक है, चलिए तो चुंबकत्व जो है 2 पार्ट में बांट दिए हैं, और वो PDF मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम में। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। यू सर।